प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा। अमेरिका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिन 24 से 25 जून 2023 की सरकारी यात्रा पर मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। मिस्र की उनकी यह पहली ही राजकीय यात्रा थी जो वहां के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। मिस्र की ओर से राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी इसी वर्ष जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। 25 जून को मेजबान राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता से पूर्व 11वीं सदी की अल हवीम मस्जिद का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया तथा प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के हेलियोपोलिस स्थित स्मारक पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। मेजबान राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एकेडमिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर बल दोनों नेताओं ने दिया। अपने द्विपक्षीय संबंधों को नए आयाम प्रदान करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का निर्णय वार्ता में किया गया तथा इसके लिए एक रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर अलग से किए गए। इसके अतिरिक्त 3 अन्य सहमति पत्रों MOUs पर हस्ताक्षर इस दौरान किए गए। इनमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा तथा प्रतिस्पर्धा कानून पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर शामिल हैं। इस अवसर पर मेजबान राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया। वर्ष 1915 में शुरू किया गया यह सम्मान उन राष्ट्राध्यक्षों या हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा की हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। 6 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष यानी कि 2024-25 की सदस्यता हेतु अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना, स्लोवेनिया को चुना गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2024 को सदस्यता ग्रहण करेंगे। नए चुने गए इन सदस्यों में अल्जीरिया व सिएरा लियोन को अफ्रीकी क्षेत्र से, दक्षिण कोरिया को एशिया प्रशांत क्षेत्र से तथा गुयाना को लैटिन अमेरिकी व कैरिबियाई देश से, जहां निर्विरोध ही सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। वहीं पूर्वी यूरोप क्षेत्र की एक सीट के लिए स्लोवेनिया ने बेलारूस को 153-38 मतों के अंतर से पराजित किया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में यह 5 देश अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे, जो 1 जनवरी 2022 से सुरक्षा परिषद के सदस्य बनाए गए थे तथा परिषद में इनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा। आगामी वर्ष 2024 के दौरान नए चुने गए उपर्युक्त 5 देशों के अतिरिक्त 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 अन्य अस्थायी सदस्य जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक व स्विट्जरलैंड होंगे। यह 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जून 2022 में निर्वाचित हुए थे तथा परिषद में उनका 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। यह 5 देश 31 दिसंबर 2024 तक सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे। 2024-25 के लिए नए चुने गए 5 सदस्य पहले भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रह चुके हैं। अल्जीरिया को 3 बार, गुयाना व दक्षिण कोरिया को 2-2 बार तथा सिएरा लियोन व स्लोवेनिया को 1-1 बार यह अवसर पहले भी मिल चुका है। सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता हेतु चयन आम सभा में 2/3 मत यानी कि 129 मत प्राप्त करना आवश्यक है, भले ही संबंधित देश का अपने क्षेत्र से निर्विरोध चुनाव हो रहा हो। 6 जून 2023 को महासभा में संपन्न चुनाव में
गुयाना को जहां 191 मत प्राप्त हुए, सिएरा लियोन ने 188, अल्जीरिया ने 184, दक्षिण कोरिया ने 180, स्लोवेनिया ने 153 मत पहले ही दौर में प्राप्त किए। जापान रिकॉर्ड 12 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है, जबकि ब्राज़ील को 11 बार, भारत को 8 बार यह अवसर प्राप्त हुआ है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD द्वारा विश्व के 64 देशों के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 20 जून 2023 को जारी किया गया। सूचकांक में जहां डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, वहीं वेनेजुएला की रैंकिंग सबसे नीचे 64वीं है। IMD द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 40वीं है। उसे 3 स्थानों का नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष 63 देशों की रैंकिंग में भारत का 37वां स्थान था, जबकि उससे पूर्व वर्ष 2021 की कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का 43वां स्थान था। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी IMD की वर्ष 2023 की इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान डेनमार्क का है। उसके लिए इस सूचकांक का स्कोर 100 है। रैंकिंग में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः आयरलैंड व स्विट्जरलैंड का है। इनके पश्चात क्रमशः सिंगापुर व नीदरलैंड के स्थान हैं। नवीनतम रिपोर्ट में ताइवान व हांगकांग क्रमशः 6ठे व 7वें स्थान पर है। अमेरिका इस रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। इसका पिछले वर्ष 10वां स्थान था। सूचकांक 2023 में शीर्ष 10 देश रैंक है, देश है और उसका स्कोर है। पहला देश है, फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क, स्कोर है 100। दूसरा रैंक है आयरलैंड का, स्कोर है 99.71। तीसरा रैंक है स्विट्ज़रलैंड का और इसका स्कोर है 99.13। चौथा रैंक है सिंगापुर का और उसका स्कोर है 97.44। पाँचवीं रैंक है नीदरलैंड की और इसका स्कोर है 95.58। छठवीं रैंक है ताइवान या चीन की, उसका स्कोर है 93.11। सातवीं रैंक है हांगकांग 92.02 स्कोर के साथ। आठवीं रैंक है स्वीडन की 91 स्कोर के साथ। नौवीं रैंक है अमेरिका की 91.14 स्कोर के साथ और 10वीं रैंक है संयुक्त अरब अमीरात की 90.52 स्कोर के साथ। आगे देखते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की दृष्टि से इस वर्ष सबसे निम्नतम 64वां स्थान वेनेजुएला का है, जबकि एक स्थान ऊपर 63वें स्थान पर अर्जेंटीना है। सबसे नीचे के स्थान वाले 10 देशों में पेरू 55वां स्थान, मैक्सिको 56वां स्थान, ब्राज़ील 60वां स्थान, दक्षिण अफ्रीका 61वां स्थान व मंगोलिया 62वां स्थान शामिल है। सबसे निम्नतम रैंकिंग वाले 5 देश 64वें रैंक पे है वेनेजुएला 26.18 स्कोर के साथ में। 63वें रैंक पे है अर्जेंटीना 34.03 स्कोर के साथ में। 62वें रैंक पे है मंगोलिया 36.56 स्कोर के साथ में। 61वें रैंक पे है दक्षिण अफ्रीका 40.19 रैंक के स्कोर के साथ में। 60वें रैंक पे है 60 रैंक पे है ब्राज़ील 42.09 स्कोर के साथ में। कुछ अन्य प्रमुख देशों की रैंकिंग यहाँ पे दी हुई है। 21वें रैंक पे है चीन 82.10 स्कोर के साथ। 22वें रैंक पे है जर्मनी, स्कोर है 80.47। 29th रैंक पे है UK, स्कोर है 75.48। 35th रैंक पे है जापान, स्कोर है 67.84। 40 रैंक पे है भारत, स्कोर है 64.63। 41 रैंक पे है इटली, स्कोर है 63.32। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर आधुनिक दासता के बढ़ते प्रचलन पर एक रिपोर्ट वैश्विक दासता सूचकांक 2023 द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जून 2023 में जारी की गई है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार
अनुमानित 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी दास्ता के शिकार थे, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 25% की व्यापक तेजी देखी गई है। 50 मिलियन प्रभावी लोगों में से 28 मिलियन बलात् श्रम से पीड़ित हैं, जबकि 22 मिलियन लोगों ने जबरन विवाह का सामना किया तथा इसमें 1.2 करोड़ बच्चे हैं। वर्ष 2016 के बाद इस संख्या में 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट G20 देशों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से इस संकट को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका उन शीर्ष G20 देशों में शामिल हैं जहां पर अत्यधिक संख्या में बंधुआ मजदूर हैं। वैश्विक दास्ता सूचकांक प्रति 1000 लोगों पर आधुनिक दास्ता के अनुमानित प्रसार के आधार पर 160 देशों की रैंकिंग करता है। सूचकांक में दासता का अत्यधिक प्रसार वाले देशों में शीर्ष पर उत्तर कोरिया 104.6 हैं। वहीं सबसे कम प्रचलन वाले देशों में स्विट्जरलैंड 0.5 शीर्ष पर हैं, जहां मजबूत शासन और आधुनिक दासता के लिए प्रभावी नियम स्पष्ट हैं। आधुनिक दासता में एशिया प्रशांत के लोगों की संख्या में सर्वाधिक 29.3 मिलियन है। भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में हैं। भारत G20 देशों में शीर्ष पर है। आधुनिक दासता के सबसे कम प्रचलन वाले शीर्ष देश हैं। रैंक, देश और स्कोर दिए हुए हैं। 160वीं रैंक पे है स्विट्ज़रलैंड, स्कोर है 0.5। 159th रैंक पे है नॉर्वे, इसका भी स्कोर है 0.5। और 158 रैंक पे है जर्मनी, इसका स्कोर है 0.6। 157th रैंक पे है नीदरलैंड, इसका भी स्कोर 0.6। 156th रैंक पे है स्वीडन, इसका भी स्कोर है 0.6। और 155th रैंक पे है डेनमार्क, इसका भी स्कोर है 0.6। बेल्जियम 154th रैंक पे है और इसका स्कोर है 1। और 153rd रैंक पे है आयरलैंड, इसका स्कोर है 1.1। 152 रैंक पे है जापान, इसका स्कोर है 1.1। और 151वें रैंक पे है फिनलैंड, इसका स्कोर है 1.4। भारत में आधुनिक गुलामी की व्यापकता 8 है। प्रति 1000 लोगों पर आधुनिक गुलामी में रहने वाली आबादी का अनुमानित प्रतिशत। आधुनिक दासता के अत्यधिक प्रसार वाले शीर्ष 10 देश, तो इसमें रैंक और देश और स्कोर दिए हुए हैं। तो पहला है उत्तर कोरिया, जिसका स्कोर है 104.6। दूसरा है इरिट्रिया, जिसका स्कोर है 90.3। तीसरा है मॉरिटानिया, इसका स्कोर है 32। और चौथा है सऊदी अरब, इसका स्कोर है 21.3। पांचवा है तुर्की, इसका स्कोर है 15.6। छठा है तजाकिस्तान, इसका स्कोर है 14। और सातवां है UAE, इसका स्कोर है 13.4। आठवां है रूस, इसका स्कोर है 13। नौवां है अफ़गानिस्तान, इसका भी स्कोर है 13। 10वां है कुवैत, इसका भी स्कोर है 13। परमाणु हथियारों पर सिप्री SIPRI रिपोर्ट 2023। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा 12 जून 2023 को जारी वार्षिक रिपोर्ट में वैश्विक परमाणु शस्त्रागार की स्थिति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में पिछले एक वर्ष में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है। इस समय पूरे विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार हैं। इनमें सबसे ज़्यादा भंडार चीन के पास हैं। जनवरी 2022 में चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 410 हो गए हैं। सिप्री की ईयरबुक 2023 रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत तक चीन द्वारा अमेरिका और रूस की तरह कई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की संभावना है। वर्ष 2022 में परमाणु शक्ति संपन्न सभी 9 देश अपने परमाणु आयुध भंडार को शक्तिशाली और आधुनिक बनाने में जुटे रहे, जिनमें पाकिस्तान भी है। ये देश अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल हैं। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर पारदर्शिता में कमी आई है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। वर्तमान में रूस के पास सर्वाधिक परमाणु शस्त्रागार हैं,
दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन है। भारत के परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार हुआ है, जो 2022 के 160 वॉरहेड से बढ़कर वर्ष 2023 में 164 वॉरहेड हो गया है। इस अवधि में पाकिस्तान परमाणु भंडार 165 से 170 हो गया। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 जून 2023 में जारी सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स रैंकिंग में विभिन्न देशों के 53 शहरों को इस आधार पर रैंक दिया गया है कि उनके निवासी कितने मिलनसार और अमित्र हैं। इस उद्देश्य के लिए 6 मैट्रिक्स पर विचार किया गया है। टोरंटो और सिडनी को सूचकांक में विश्व के शीर्ष मैत्रीपूर्ण देशों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दोनों को 10 में से 7.97 का प्रभावशाली समग्र मैत्रीपूर्ण स्कोर दिया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई विश्व में सबसे अमित्र शहरों में से हैं। न्यूयॉर्क, डबलिन, कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल और मैनचेस्टर भी विश्व के शीर्ष मैत्रीपूर्ण देशों में शामिल हैं। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को प्रेपली द्वारा विश्व के दूसरे सबसे अमित्र शहर का स्थान दिया गया है। मुंबई में 3.19% मैत्रीपूर्ण कर्मचारी हैं, जबकि दिल्ली में 3.27% हैं। मुंबई को खुशी के लिए 3.78 अंक और दिल्ली को 4.01 अंक मिले हैं। यह सूचकांक विभिन्न कारकों पर विचार करता है, जैसे निवासियों की दूसरों की मदद करने की इच्छा, सामुदायिक गतिविधियों में संलग्नता, पड़ोसीपन और सामुदायिक गौरव की समग्र भावना। विश्व के 10 सबसे फ्रेंडली शहर इस प्रकार हैं। पहला है टोरंटो, दूसरा सिडनी, तीसरा एडिनबरा, चौथा मैनचेस्टर, पांचवा न्यूयॉर्क, छठा मॉन्ट्रियल, सातवां मेलबर्न, आठवां सैन फ्रांसिस्को और नौवां है डबलिन, 10वां है कोपेनहेगन। दुनिया के सबसे अमित्र देशों में घाना शीर्ष पर है। उसका मित्रवत स्कोर 10 में से केवल 3.12 है। वहीं दूसरे स्थान पर मोरक्को का स्कोर है 3.69। इसके बाद मुंबई, कुआलालंपुर, रियो डी जेनेरियो और दिल्ली का स्थान है। सबसे कम मैत्रीपूर्ण 5 शहर यहाँ पे दिए हैं। 53वीं रैंक के साथ है घाना, स्कोर है 3.12। 52वीं रैंक पे मोराकेच, मोरक्को है 3.69 स्कोर के साथ। 51वीं रैंक पे है मुंबई 3.91। 50वीं रैंक पे है कुआलालंपुर 3.93। 49वीं रैंक पे है रियो डी जेनेरियो 4.36 स्कोर के साथ। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा की मेजबानी में हिरोशिमा में 19 से 21 मई 2023 को संपन्न हुआ। G7 के सभी शासन प्रमुखों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। विशेष आमंत्रित देशों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कोमोरस के राष्ट्रपति अज़ाली असुमनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यीवोल और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। 3 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन में चर्चा में विभिन्न मुद्दों में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा सर्वाधिक चर्चा में रहा। पारस्परिक सहयोग संवर्धन के साथ साथ विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग एवं संबंधों में सुदृढ़ता लाने पर विशेष बल बातचीत में दिया गया। इस संदर्भ में G20 के साथ खाद्य, स्वास्थ्य एवं विकास से संबंधित मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा सम्मेलन में हुई।
रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में G7 सदस्य देशों ने यूक्रेन के विरुद्ध रूस के अवैध, अनुचित व अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार पुनः दोहराया। सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया है कि समूह के सातों देशों के नेता रूस के अवैध आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए ठोस कदम उठाएंगे। जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से अलग 4 सदस्यीय क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शिखर बैठक 20 मई 2023 को आयोजित की गई। 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के इस संगठन की यह 5वीं भौतिक उपस्थिति वाली तीसरी शिखर बैठक थी। इस समूह की पहली शिखर बैठक 12 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई थी, जबकि 24 सितंबर 2021 को अमेरिका में वॉशिंगटन में संपन्न बैठक में चारों देशों के शासन प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। तीसरी शिखर बैठक 3 मार्च 2022 को पुनः वर्चुअल रूप में ही संपन्न हुई। क्वाड की चौथी बैठक 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में हुई थी, जो इसके नेताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली दूसरी बैठक थी। 20 मई 2023 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की तीसरी शिखर बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के अतिरिक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने हिस्सा लिया। यह बैठक ऐसे समय में संपन्न हुई जब एक ओर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं, तथा दूसरी ओर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती दी हुई है। क्वाड सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि क्वाड की सफलता केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सहनीयता व समृद्धि में वृद्धि के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा क्वाड नेताओं ने इस सम्मेलन में की। क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क लॉन्च करने, क्षेत्र में केवल कनेक्टिविटी में साझेदारी, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल तथा क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम आदि इसमें शामिल हैं। इनसे संबंधित 5 अलग अलग घोषणा पत्र सम्मेलन में जारी किए गए। सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि क्वाड नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण, स्थिर व संपन्न बनाने को लेकर स्पष्ट हैं। इसके लिए क्वाड इस क्षेत्र के सभी छोटे बड़े देशों के साथ काम करने को तैयार है। क्वाड का आगामी शिखर सम्मेलन भारत में कराने की पेशकश प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पापुआ न्यू गिनी में भारत की अध्यक्षता में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन। 3 दिन के जापान प्रवास के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी 21 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम परंपराओं को तोड़कर मेजबान प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने सूर्यास्त के पश्चात हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया तथा इनके पैर छूकर उनकी अगवानी की। हिंद प्रशांत क्षेत्र के इस द्वीपीय राष्ट्र में श्री मोदी का मुख्य कार्यक्रम राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन FIPIC की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी करने का था। हिंद प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय राष्ट्र इस समूह में शामिल हैं। यह देश हैं पापुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगा, तुवालू, किरबाती, सामोआ, वानुआतू, नियू, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नारू, सोलोमन द्वीप समूह। सदस्य देशों की बैठक को संबोधित करते हुए इन द्वीपीय देशों के विकास हेतु अनेक घोषणाएं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की। सभी 14 पैसिफिक द्वीपीय राष्ट्रों के डायलिसिस यूनिट लगाने में मदद करने, इन सभी देशों को समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करने, जयपुर फुट कैंप लगाने, रियासती मूल्यों पर जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराने, पीने के पानी की समस्या दूर करने में मदद करना तथा योग केंद्र स्थापित करने आदि
की घोषणाएं इनमें शामिल हैं। इस अवसर पर पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने श्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। इसी समय फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका ने उन्हें प्रदान किया। मालदीव को भारत ने गश्ती जहाज एवं एक लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 से 3 मई 2023 की अपनी मालदीव यात्रा के दौरान भारत में निर्मित 2 युद्धपोत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस MNDF को सौंपे हैं। इनमें एक तीव्र गश्ती पोत फास्ट पेट्रोल वेसल व एक अन्य लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण पोत लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप है। फास्ट पेट्रोल वेसल उच्च गति से तटीय व अपतटीय निगरानी में सक्षम है तथा इसे MNDF कोस्ट गार्ड शिप हुरावी नाम से कमीशन किया गया है। इसके लिए एक विशेष समारोह का आयोजन वहां 2 मई को किया गया था। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह व रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हाल के वर्षों में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। इन्होंने कहा कि न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी विश्व स्तरीय उपकरणों का उत्पादन भारत अब कर रहा है। मालदीव के साथ भारत के मजबूत रक्षा सहयोग पर टिप्पणी करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे आपसी संबंध पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट व सागर SAGAR सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पर आधारित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के मूल्यांकन हेतु 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। कुल 180 देशों के लिए आकलित इस सूचकांक में जहां यूरोपीय देश नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, वहीं एशियाई देश उत्तर कोरिया सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 161वीं रैंक प्रदान की गई है। भारत के लिए यह सूचकांक 36.62 आकलित है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक में भारत की स्थिति में गिरावट का ही सिलसिला बना हुआ है। पिछले वर्ष 180 देशों की ऐसी सूची में भारत का स्थान 150वां था, जबकि इससे पूर्व 2021 में 142वां स्थान भारत का था। भारत के पड़ोसी देशों में केवल भूटान, नेपाल व श्रीलंका के लिए ही यह सूचकांक 40 से अधिक है तथा शेष सभी पड़ोसी देशों में यह सूचकांक 40 से कम है, जो प्रेस की अति गंभीर स्थिति के प्रतीक हैं। सूचकांक में भारत की इस वर्ष की चिंताजनक स्थिति का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि 180 देशों की रैंकिंग में नेपाल 95वें स्थान पर, श्रीलंका 135वें स्थान पर, पाकिस्तान 150वें स्थान पर, अफगानिस्तान 152वें स्थान जैसे पड़ोसी देशों में भी प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति भारत से बेहतर इस रिपोर्ट में बताई गई है तथा केवल बांग्लादेश 163वें स्थान, म्यांमार 173वें स्थान पर, चीन नीचे से दूसरा 179वां स्थान ही भारत के पीछे इसमें बताए गए हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में चीन से खराब स्थिति वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया 180वां अंतिम स्थान पर है। सूचकांक 2023 में 180 देशों में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है, जिसके पश्चात क्रमशः आयरलैंड, डेनमार्क व स्वीडन के स्थान हैं। नॉर्वे को लगातार 7 वर्षों में इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त है। इसके पश्चात क्रमशः फिनलैंड, नीदरलैंड, लिथुआनिया व एस्टोनिया के स्थान हैं। अन्य प्रमुख देशों में जर्मनी 21वें, ब्रिटेन 26वें, फ्रांस 24वें, अमेरिका 45वें, जापान 68वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के शीर्ष 5 देश और रैंक, देश और स्कोर दिया हुआ है। पहला रैंक है नॉर्वे का 95.16 स्कोर के साथ। दूसरा रैंक है आयरलैंड का 89.91 स्कोर के साथ।
तीसरा रैंक है डेनमार्क का 89.48 स्कोर के साथ। चौथा रैंक है स्वीडन का 88.15 स्कोर के साथ। पांचवा रैंक है फिनलैंड का 87.94 स्कोर के साथ। सूचकांक में निम्नतम स्थान वाले 5 देश हैं, रैंक, देश और स्कोर। तो पहला 180वां रैंक है उत्तर कोरिया का 21.72 स्कोर के साथ। 179वां रैंक चीन का 22.97 स्कोर के साथ। 178वां रैंक वियतनाम का 24.58 स्कोर के साथ। 177वां रैंक है ईरान का 24.81 स्कोर के साथ। 176वां रैंक है तुर्कमेनिस्तान का 25.82 स्कोर के साथ। सूचकांक में भारत व उसके पड़ोसी देशों की स्थिति यहाँ पे दी गई है। रैंक है 90, भूटान का 90 और स्कोर है 59.25। 95वें रैंक पे है नेपाल, उसका स्कोर है 57.89। 135 में रैंक पे है श्रीलंका, इसका स्कोर है 45.85। 150 रैंक पे है पाकिस्तान, इसका स्कोर है 39.95। 152 रैंक पे है अफ़गानिस्तान, इसका स्कोर है 39.75। 161 रैंक पे है भारत, जिसका कि स्कोर है 36.62। 163 में रैंक पे है बांग्लादेश, इसका स्कोर है 35.31। 173 में रैंक पे है म्यांमार, इसका स्कोर है 28.25। 179 रैंक पे है चीन, इसका स्कोर है 22.97। किसी देश के लिए RSF का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। इस सूचकांक का 85 से अधिक होना प्रेस की अच्छी स्थिति का संकेत है। 70 से 85 के बीच सूचकांक प्रेस की संतोषजनक स्थिति को दिखाता है। 55 से 70 के बीच सूचकांक प्रेस की समस्यात्मक प्रॉब्लमैटिक स्थिति बताता है। 40 से 55 के बीच सूचकांक प्रेस की कठिन डिफ़िकल्ट स्थिति दर्शाता है। सूचकांक का मान 40 से कम होने पर प्रेस की अति गंभीर वेरी सीरियस स्थिति को दिखाता है। विश्व प्रेस सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जिन 180 देशों के लिए सूचकांक आकलित किए गए हैं, उनमें 31 देशों में प्रेस की स्थिति अति गंभीर है, जबकि 42 देशों में यह मुश्किल है, 55 देशों में समस्यात्मक है और 52 देशों में यह संतोषजनक अथवा अच्छी है। फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य देश। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया। इसे रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। हालांकि तुर्की की आपत्ति के कारण स्वीडन की सदस्यता का मामला अभी अधूरा है। फिनलैंड की सदस्यता यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के बाद इस देश ने तटस्थता अपनाई थी, लेकिन इसके नेताओं ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद संकेत दिए थे कि वे नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। फिनलैंड की सदस्यता तब आधिकारिक हो गई जब इसके विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को प्रक्रिया को पूरा करने वाले दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बन गया। नाटो की सदस्यता से संबंधित दस्तावेज अमेरिकी विदेश विभाग के पास रहते हैं। नाटो की 4 अप्रैल 2023 को 74वीं वर्षगांठ थी। 1949 को ही संगठन की स्थापना के लिए वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अपनी वर्षगांठ के दिन ही फिनलैंड को शामिल करने का नाटो ने ऐतिहासिक कदम उठाया। फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने वाले आग्रह को मंजूरी देने वाला तुर्की नाटो का अंतिम देश है। स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके गठबंधन में शामिल होने में कुछ वक्त लग सकता है। टाइम 100 सूची में अभिनेता शाहरुख खान शीर्ष पर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अप्रैल 2023 में जारी टाइम मैगजीन 2023 टाइम 100 पोल में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर ईरानी महिलाओं का ग्रुप है, जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मैगजीन की सूची में तीसरे नंबर पर दुनिया भर के कोविड हेल्थ वर्कर रहे। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन चौथे नंबर पर,
जबकि फुटबॉलर लियोनेल मेसी 5वें स्थान पर हैं। टाइम मैगजीन के अनुसार इस सर्वे में दुनिया भर के 12 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर वोट दिया है। शाहरुख खान को इस पोल में 4% वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बुर्के का विरोध करने वाली ईरानी महिलाओं को 3% वोट मिले हैं। ईरानी महिलाओं को मैगजीन द्वारा 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला है। इसके बाद 2% मतों के साथ तीसरे स्थान पर वे स्वास्थ्यकर्मी हैं जो 2020 में कोरोना महामारी की अग्रिम पंक्ति में थे। चौथे नंबर पर प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल हैं जिन्हें 1.9% वोट मिले हैं। इस साल हैरी अपनी बायोग्राफी को लेकर सुर्खियों में रहे। वहीं मेघन ने आर्कीटाइप्स नाम से एक पॉडकास्ट को होस्ट किया। सूची में अर्जेंटीना को वर्ष 2022 में फुटबॉल विश्व कप जिताने वाले लियोनेल मेसी 1.8% वोट के साथ 5वें स्थान पर हैं। सूची में शामिल अन्य लोगों में ऑस्कर विजेता मिशेल योह, पूर्व टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मार्क जुकरबर्ग व ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा भी शामिल हैं। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा नॉर्वेजियन कंपनी नार्लेड ने तरल हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली फेरी MF हाइड्रा को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। जनवरी 2023 की शुरुआत में हेज़ल में लैंड घाट पर इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया था। नॉर्वेजियन समुद्री प्राधिकरण ने नौका के संचालन की अंतिम मंजूरी दे दी है। यह समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उप उत्पाद के रूप में केवल स्वच्छ पानी का उत्पादन करता है। इस निर्माण के बाद 2021 में डिलीवर किया गया था इस निर्माण के बाद और 82.4 मीटर लंबा MF हाइड्रा 300 यात्रियों और 80 वाहनों को लेकर जा सकता है। 9 समुद्री मील की गति तक पहुंचने के लिए 200 किलोवाट ईंधन सेल, 2 440 किलोवाट जनरेटर और 2 शटल थ्रस्टर्स का उपयोग करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 20 मार्च 2023 को जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है वार्षिक लेवल पे। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार छठे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल में मुख्य जीवन मूल्यांकन प्रश्न के डेटा पर आधारित है, जो मापता है कि नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं। रिपोर्ट में कुल 137 देशों की रैंकिंग की गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 10 सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः डेनमार्क, आइसलैंड, इज़राइल और नीदरलैंड का स्थान है। स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लक्ज़मबर्ग जैसे अन्य यूरोपीय देशों ने भी शीर्ष 10 में जगह बनाई है। शीर्ष 10 में स्थान बनाने वाला न्यूजीलैंड एकमात्र गैर यूरोपीय देश है। रैंकिंग सामाजिक समर्थन जैसे कारकों की एक श्रृंखला जैसे जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा पर आधारित है। सूचकांक में शीर्ष 20 खुशहाल देशों में शामिल होने वाला लिथुआनिया एकमात्र नया देश है। इसने 2017 की रैंकिंग में 30 स्थान का सुधार कर 20वीं रैंक पर पहुंचा है। इसने 30 स्थान का सुधार किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के शीर्ष 5 देश, रैंक, देश और स्कोर। पहला है फिनलैंड, इसका स्कोर है 7.804। दूसरा है डेनमार्क, इसका स्कोर है 7.586। तीसरा रैंक है आइसलैंड का, इसका स्कोर है 7.530। चौथा रैंक है इज़राइल का, इसका स्कोर है 7.473। पांचवा रैंक है नीदरलैंड का, इसका स्कोर है 7.403।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पिछली बार के 136 से सुधर कर 126 हो गई है। हालांकि वह अभी भी नेपाल, चीन, बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग को लगातार कम दिखाना रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त करता है। इसे उथल-पुथल वाले देशों की यूक्रेन और रूस की तुलना में कैसे कम किया जा सकता है? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बावजूद दोनों देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत से ऊपर हैं। रिपोर्ट में रूस 70वें स्थान पर है और यूक्रेन 92वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने 2020-21 में दयालुता के स्तर में वृद्धि का अनुभव किया, लेकिन 2022 में यूक्रेन ने परोपकार में तेजी से वृद्धि देखी है, जबकि रूस में इसकी गिरावट आई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में सबसे कम खुशहाल देशों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें सर्वेक्षण किए गए 137 देशों में सबसे नाखुश देश के रूप में अफगानिस्तान की रैंकिंग शीर्ष पर है। वहीं उसके बाद लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे अन्य देशों का स्थान है जो सबसे ज़्यादा दुखी देशों में शामिल हैं, जिसका कारण मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के उच्च स्तर और कम जीवन प्रत्याशा जैसे कारक हैं। सबसे कम खुशहाल 5 देश यहाँ पे दिए हुए हैं। 137वें रैंक पे है अफगानिस्तान, स्कोर है 1.859 और 136वें स्थान पर है लेबनान, इसका स्कोर है 2.392। 135वें रैंक पे है सियरा लियोन, इसका स्कोर है 3.138। 134वें रैंक पे है जिम्बाब्वे और इसका स्कोर है 3.204। 133वें रैंक पे है कांगो गणराज्य, इसका स्कोर है 3.207। रिपोर्ट में भारत और उसके पड़ोसी देश यहाँ पे दिए हुए हैं। 126वें रैंक पे है भारत और इसका स्कोर है 4.036। 112वीं रैंक पे है श्रीलंका, इसका स्कोर है 4.442। 118वीं रैंक पे है बांग्लादेश, इसका स्कोर है 4.282। 108वीं रैंक पे है पाकिस्तान, इसका स्कोर है 4.555। 64वीं रैंक पे है चीन, इसका स्कोर है 5.818। 78 रैंक पे है नेपाल, इसका स्कोर है 5.360। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर दुनिया भर में खुशी के स्तर का व्यापक विश्लेषण है। रिपोर्ट लोगों के वर्तमान जीवन संतुष्टि स्तरों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने के फीडबैक के आधार पर खुशी का अनुमान लगाती है। पहली रिपोर्ट 2012 में प्रकाशित हुई थी और तभी से वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। रवांडा mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश है। रवांडा अब mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। इसे 13 मार्च 2023 को जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित बायोटेनर्स नामक mRNA मोबाइल कारखानों के 6 कंटेनर प्राप्त हुए। रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा लगभग 800 वर्ग मीटर जगह से संचालित होती है और प्रति वर्ष 50 मिलियन खुराक तक का उत्पादन कर सकती है। यह अन्य संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, तपेदिक, HIV और कैंसर के लिए नए उपचारों पर परीक्षण करने में मददगार होगी। बायोटेनर्स के मॉड्यूल सिस्टम में 2 मॉड्यूल होते हैं और प्रत्येक 6 कंटेनरों से बना होता है। पहले मॉड्यूल में mRNA का उत्पादन और शुद्धिकरण किया जाता है, दूसरे में इसे वैक्सीन बनाया जाता है। इन टीकों का महत्व यह है कि इन्हें पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक तेजी से विकसित किया जा सकता है। एक टीका एक जैविक तैयारी है जो एक विशेष संक्रामक या घातक रोग के लिए सक्रिय अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। भूटान संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर। दोहा, कतर में 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के LDC शिखर सम्मेलन में भूटान का हिमालयी साम्राज्य अब LDC की सूची से बाहर हो गया है। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए प्रसिद्ध भूटान 13 दिसंबर 2023 को UNO की ओर से
1971 में स्थापित LDC देशों के बैंड में से ग्रेजुएट होने वाला 7वां देश बन जाएगा। भूटान को 1971 में पहले LDCS के समूह में शामिल किया गया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसने विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर अद्भुत प्रगति की है। भूटान की अर्थव्यवस्था अंतिम 20 वर्षों से 8 गुना से अधिक बढ़ी है। 2000 में केवल $300 मिलियन से शुरू होकर 2017 में $2.53 बिलियन तक पहुंची, जिसमें औसत वार्षिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही। भूटान के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर होने पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच, विदेशों से निवेश की प्राप्ति और बेहतर व्यापार संभावनाओं जैसे लाभ होने की उम्मीद है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र उन 46 देशों को सूचीबद्ध करता है जो LDC के श्रेणी में आते हैं। इनमें से 33 अफ्रीका से, 9 एशिया से, 3 प्रशांत क्षेत्र से, 1 कैरिबियन से है। 2021 में इस सूची से बांग्लादेश और नेपाल को बाहर किया गया था। LDC सूची में दुनिया के सबसे गरीब देशों को रखा जाता है। इन देशों को UN की ओर से आर्थिक, तकनीकी सहित कई तरह की मदद दी जाती है। LDC श्रेणी में वे देश शामिल होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 3 वर्ष की औसत से 1230 अमेरिकी डॉलर की सीमा से नीचे हो तथा जिसका आहार, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित संभावनाओं के आधार पर समग्र मानव संपत्ति सूचकांक में खराब प्रदर्शन हो। ऐसे देशों को प्राकृतिक प्रतिकूलता से ग्रस्त और आर्थिक बाधाओं से घिरा होना चाहिए। ISA ब्राज़ील बना पूर्ण सदस्य। रिपब्लिक ऑफ कांगो ने ISA फ्रेमवर्क पर किया हस्ताक्षर। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार कांगो गणराज्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार कांगो गणराज्य रिपब्लिक ऑफ कांगो के राजदूत रेमंड सर्जबेल ने आर्थिक राजस्व विभाग संयुक्त सचिव इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की उपस्थिति में ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल सर्वप्रथम PM मोदी द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती ज़रूरतों के लिए एक क्रिया उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। ब्राज़ील ISA का पूर्ण सदस्य ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। भारत में ब्राज़ील के राजदूत आंद्रे अरन्हा कोरिया डो लागो ने आर्थिक कूटनीति के संयुक्त सचिव से मुलाकात की, जिसके दौरान 3 फरवरी 2023 को सदस्यता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ISA के पूर्ण सदस्य के रूप में कोई भी देश अब धन प्रोत्साहन पैकेज, सार्वजनिक नीतियों और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े बहुपक्षीय प्रयासों में हिस्सा ले सकता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। ISA की कल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की मदद से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के रूप में की गई थी। अभी तक कुल 113 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। UNO के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं। हथियारों के व्यापार पर सिप्री की रिपोर्ट 2022। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा 13 मार्च 2023 को जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। इसके बाद सऊदी अरब और यूक्रेन का स्थान रहा। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में
5.1 की कमी आई है, 5.1% की कमी आई है। यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में 2013 से 17 और वर्ष 2018 से 22 के बीच यूरोपीय देशों द्वारा प्रमुख हथियारों के आयात में 47% की वृद्धि हुई है। वैश्विक हथियारों के निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी सर्वाधिक 33% से बढ़कर 40% हो गई है, जबकि रूस की हिस्सेदारी 22 से घटकर 16% रह गई है। वहीं फ्रांस की 11%, 11%, चीन की 5.2% और जर्मनी की 4.2% हथियार निर्यात में हिस्सेदारी है। भारत वर्ष 2018 से 22 में हथियारों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक था, जो कुल वैश्विक आयात का 11% हिस्सा था। वर्ष 2013 से 17 और 2018 से 22 के मध्य अपने हथियारों के आयात में 11% की गिरावट के बावजूद भारत शीर्ष आयातक बना रहा। विगत 5 वर्षों भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक सऊदी अरब 9.6%, तीसरे स्थान पर यूक्रेन 6.4% और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 4.7% और पांचवें स्थान पर चीन 4.7% है। भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता में रूस 2013 से 17 और 2018 से 22 के मध्य भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, किंतु भारत में हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64% से गिरकर 45% हो गई, जबकि फ्रांस वर्ष 2018 से 22 के मध्य भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता 29% के रूप में उभरा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 11% का स्थान है। भारत के मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की स्थिति अन्य आपूर्तिकर्ता देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में है, जबकि भारतीय हथियारों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से रूस के हथियारों के निर्यात में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। भारत ने इन 5 वर्ष की अवधि के दौरान इजराइल, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका से भी हथियार आयात किया है। नाइट फ्रैंक की इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स 2023 1 मार्च 2023 को लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक दुनिया भर में प्रमुख आवासीय संपत्ति बाजार के रुझानों और प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रिपोर्ट में मोनाको को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है, जहां 1 मिलियन अमेरिका डॉलर में आपको 17 वर्ग मीटर जगह मिल सकती है। इसके बाद क्रमशः हांगकांग, न्यूयॉर्क व सिंगापुर का स्थान है। विदेशी स्थानों में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका घर खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान हैं। सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम पहली प्राथमिकता के रूप में प्रदर्शित है, जिसमें 47% उत्तरदाताओं ने इसके प्रति आत्मीयता दिखाई। संयुक्त अरब अमीरात 41% के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 29% और कनाडा 18% 18% का स्थान है। इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स PIRI 100, जो 100 प्रमुख शहरों में मूल्य प्रदर्शन को ट्रैक करता है, भी प्रदर्शित किया गया है। दुबई लगातार दूसरे वर्ष 44.2% वृद्धि के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। भारत के मुंबई में प्रमुख संपत्ति बाजार में 6.4% की कीमत में वृद्धि देखी गई है, जिससे शहर वर्ष 2022 में PIRI 100 में 37वें स्थान पर है। 2021 में मुंबई 92वें स्थान पर था। बेंगलुरु की प्रमुख संपत्ति में 3% की वृद्धि ने शहर को 63वें स्थान पर पहुंचा दिया है। वर्ष 2021 में इसकी रैंक 91वीं थी। वहीं दिल्ली 1.2% की वृद्धि के साथ 77वें स्थान पर 2021 में 93वें रैंकिंग पर है। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है।
ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित यह स्थानीय बाजार के रुझान का पता लगाने और रेडियो प्रसारण के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए टॉपिक टॉपिक पर्ल्स तकनीकी का उपयोग करता है। इसे याद रखिएगा, टॉपिक पर्ल्स तकनीकी का उपयोग करता है। इन स्क्रिप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न व्यक्तियों द्वारा GPT-3 तकनीकी का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। फ्यूचरी के CEO डैनियल एनस्टैंडिंग ने कहा कि उनकी कंपनी ने रेडियो को बचाने के लिए रेडियो GPT बनाया है। यह प्रौद्योगिकी अप्रैल 2023 के मध्य तक रेडियो स्टेशन पर शुरू होने वाली है। इसमें पोर्टलैंड स्थित अल्फा मीडिया और रोजर्स स्वार्ट्स एंड मीडिया शामिल हैं। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। आसियान और भारत के वक्ताओं ने व्यापार संबंधों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को कैसे बढ़ाया जा सकता है पर चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन का विषय रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना था। यह भारत और कुआलालंपुर में 10 सदस्यीय ब्लॉक के बीच 3 दशक से अधिक के लंबे जुड़ाव को मनाने के लिए आसियान भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिनके नाम हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। यह सम्मेलन अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और एशिया में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षणिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा देता है। यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। यह अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान संस्थापकों द्वारा आसियान घोषणा, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित किया गया था। आसियान देशों की कुल आबादी 664 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत और आसियान के बीच सहयोग के क्षेत्र। भारत और आसियान देशों ने नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करके अपने संबंधों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। भारत इस क्षेत्र में भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय IMT राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने आसियान के साथ वर्ष 2009 में वस्तुओं पर और वर्ष 2014 में सेवाओं पर एवं निवेश पर एक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों पक्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और हवाई क्षेत्र से उड़ान भर सकने की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि करते हैं। आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड और आसियान भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच AU-KUS समझौता। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है, जिसकी घोषणा 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी। इस गठबंधन के बैनर तले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 13 मार्च 2023 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। ऑकस के बैनर तले हुई इस मीटिंग में 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि ये डील
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा। आवश्यकता पड़ने पर 2 और सबमरीन की आपूर्ति अमेरिका करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिका और ब्रिटेन संयुक्त रूप से 8 SSN ऑकस सबमरीन बनाएंगे, जिसमें अमेरिकी तकनीकी का प्रयोग होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौता ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में इसकी रक्षा क्षमता में सबसे बड़ा एकल निवेश है। 2030 के अंत में यूके को अपनी पहली पनडुब्बी मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया इसे 2040 के प्रारंभ में प्राप्त करेगा। ऑस्ट्रेलिया के क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए 2027 तक 4 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश सबमरीन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तैनात किए जाएंगे। ऑकस संधि भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए 15 सितंबर 2021 को घोषित ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। समझौते के तहत यूएस और यूके परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेंगे। इस गठबंधन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित किया जा सकता है। यह समझौता सैन्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसे 5 आईज वाली खुफिया साझाकरण गठबंधन से अलग करेगा, जिसमें न्यूजीलैंड और कनाडा भी शामिल हैं। ऑकस डील के तहत परमाणु पनडुब्बी के लिए अभी से लेकर वर्ष 2050 तक $268 अरब से $368 अरब खर्च होने की संभावना है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे धीमा ड्राइविंग वाला स्थान। जियोलोकेशन टेक्नोलॉजीज टॉमटॉम के विशेषज्ञों ने 1 फरवरी 2023 को जारी ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सिटी सेंटर श्रेणी में बेंगलुरु की ट्रैफिक ने इसे 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला धीमा स्थान घोषित किया है। सीटो सेंटर एक शहर क्षेत्र है जो शहर के सबसे व्यस्त हिस्सों को कवर करते हुए 5 किलोमीटर के दायरे में आता है। भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस शहर में ट्रैफिक गंभीर है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी को भी औसतन आधे घंटे का समय लगता है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर लंदन है, जहां लोगों को 10 किलोमीटर जाने में 36 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। सिटी सेंटर के मामले में तीसरे और चौथे स्थान पर डबलिन आयरलैंड 28 मिनट और 30 सेकंड लगता है और साप्पोरो जापान का वहाँ पे 27 मिनट और 40 सेकंड लगता है। और छठे स्थान पर है मिलान इटली का और पुणे भारत का। भारत के अन्य भीड़ भाड़ वाले शहरों में नई दिल्ली 34वें स्थान पर है, मुंबई 47वें स्थान पर है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट के 12वें संस्करण में 2022 के दौरान 6 महाद्वीपों पर 56 देशों के 389 शहरों को कवर किया गया है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स दुनिया भर के शहरों, उनके यात्रा समय, ईंधन लागत और CO2 उत्सर्जन को मापता है। मूल्यांकन केवल ड्राइविंग करते समय टाइम की हानि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धन, पर्यावरणीय प्रभाव आदि जैसे अन्य कारकों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन में प्रति मील संचालित CO2 उत्सर्जन को ध्यान में रखा गया और यह अनुमान लगाया गया कि EV, पेट्रोल और डीजल कारों जैसे विशिष्ट वाहनों के लिए शहर के भीतर 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितना समय लगता है। व्यस्त समय के दौरान प्रति मील CO2 उत्सर्जन के मामले में बेंगलुरु 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार लंदन CO2 उत्सर्जन प्रति चालित मील के मामले में प्रमुख उत्सर्जक है। ट्रैफिक के कारण हुए घंटों के नुकसान के मामले में भारतीय शहर बेंगलुरु चौथे स्थान पर है। दुनिया के 10 शीर्ष भीड़ भाड़ वाले शहर रैंक हैं। शहर है, प्रति किलोमीटर औसत यात्रा समय है और औसत गति है। पहला है लंदन, पहली रैंक पे है लंदन और यहाँ पे 36 मिनट
20 सेकंड का समय लगता है। 14 किलोमीटर औसत गति है यहाँ पे। और सेकंड रैंक पे है बेंगलुरु, 29 मिनट 10 सेकंड लगता है और 18 किलोमीटर औसत दूरी है, औसत गति है। औसत गति ये से याद रखिएगा। और डबलिन थर्ड रैंक पे है, 28 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है और 17 किलोमीटर। चौथा है प्यूरो, 27 मिनट 40 सेकंड, 19 किलोमीटर गति है। और पांचवा है मिलान, 27 मिनट 20 सेकंड और औसत गति है यहाँ पे 18 किलोमीटर। छठवां है पुणे, औसत समय 10 किलोमीटर का औसत समय है 27 मिनट 20 सेकंड और गति है 19 किलोमीटर। सातवां है बुखारेस्ट, 27 मिनट 20 सेकंड, गति है औसत 17 किलोमीटर। आठवां है लीमा, 27 मिनट 10 सेकंड, औसत गति है 18 किलोमीटर। नौवां है मनीला, 27 मिनट 20 किलोमीटर औसत गति है। 10वां है बोगोटा, 20 मिनट 20 सेकंड, 19 किलोमीटर औसत गति है। डेनमार्क CO2 को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना ग्रीन सैंड का उद्घाटन हाल ही में किया है। इस तरह डेनमार्क विदेशों से आयातित CO2 को समुद्र के अंदर दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। CO2 कब्रिस्तान, जहां वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट किया जाता है, एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट पर है। ब्रिटिश रासायनिक दिग्गज एनियोस और जर्मन तेल कंपनी विट्स हॉल DA के नेतृत्व में ग्रीन सैंड परियोजना से 2030 तक प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन CO2 तक स्टोर करने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए उत्तरी सागर को उपयुक्त माना गया है, क्यों दशकों से हो रहे तेल और गैस उत्पादन के बाद इस क्षेत्र में पहले से ही पाइपलाइन और संभावित भंडार स्थल हैं। ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2022, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउडसेक द्वारा 8 फरवरी 2023 को ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में सरकारी एजेंसियों पर हुए कुल साइबर हमलों में भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन की हिस्सेदारी 45% है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत एशिया में हैकरों द्वारा सबसे अधिक हमला झेलने वाला देश रहा। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर हैकर्स द्वारा सर्वाधिक हमला झेलने वाला देश अमेरिका रहा। देशों के स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां विश्व में सबसे अधिक साइबर हमला झेलने वाला देश रहा, वहीं इस मामले में भारत की रैंकिंग दूसरी रही। वर्ष 2022 में भारत को लक्षित करने वाले साइबर हमलों की संख्या में 24.3% की वृद्धि हुई। वर्ष 2022 में शीर्ष 5 साइबर हमला झेलने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा रूस, पांचवा चीन है। वर्ष 2022 में सर्वाधिक साइबर हमला मल्टीपल उद्योगों और सरकारी क्षेत्र में दर्ज किया गया है। साइबर सेक IT सुरक्षा के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण के साथ एकीकृत व्यावसायिक सूचना सुरक्षा समाधानों का प्रयास करता है। सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स 2023 जारी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा फरवरी 2023 में विश्व भर में जोखिम का प्रभाव समझने हेतु सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023 सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स जारी किया गया। यह सूचकांक जोखिम के अनुभवों और चिंताओं का एक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। सूचकांक में कुल 121 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश इस प्रकार हैं: पहला उज्बेकिस्तान, दूसरा यूनाइटेड अरब अमीरात, तीसरा सऊदी अरब, चौथा नॉर्वे और पांचवा एस्टोनिया। सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश हैं, तो यहाँ पे रैंक दिए हुए हैं, देश दिया हुआ है और स्कोर दिया हुआ है। पहला रैंक पे है उज्बेकिस्तान, स्कोर है 0.072। दूसरा देश है UAE, स्कोर है 0.073। तीसरा है सऊदी अरब, स्कोर है 0.093।
चौथा है नॉर्वे, स्कोर है 0.098। पांचवा है एस्टोनिया, स्कोर है इसका 0.1। सूचकांक में शामिल निम्नतम रैंक वाले 5 देश इस प्रकार हैं। 121वीं रैंक पे है माली, 120वीं रैंक पे है सिएरा लियोन, 119वीं रैंक पे है गिनी, 118वीं रैंक पे है रिपब्लिक ऑफ कांगो, 117वीं रैंक पे है मोजाम्बिक। और यहाँ पे भारत और उसके पड़ोसी देशों को एक बार देखते हैं। चीन है 9वें रैंक पे, स्कोर है 0.113। 97th रैंक पे है भारत, इसे याद रखिएगा, और इसका स्कोर है 0.320। 29th रैंक पे है पाकिस्तान और इसका स्कोर है 0.159। 57th रैंक पे है श्रीलंका और इसका स्कोर है 0.206। 79th रैंक पे है बांग्लादेश और इसका स्कोर है 0.267। 73 रैंक पे है नेपाल और इसका स्कोर है 0.244। सूचकांक में भारत का स्थान 97वां है। उसके पड़ोसी देशों में चीन 9वें, पाकिस्तान 29वें, श्रीलंका 57वें, बांग्लादेश 79वें स्थान और नेपाल 73वें स्थान पर है। निम्नतम स्थान वाले 5 देश रैंक है यहाँ पे। 121 रैंक माली देश है और स्कोर है इसका 0.587। 120वीं रैंक पे है सिएरा लियोन, इसका स्कोर है 0.502। 119वीं रैंक पे है गुआना और इसका स्कोर है 0.467। 118वीं रैंक पे है कांगो और इसका स्कोर है 0.451। 117वीं रैंक पे है मोजाम्बिक और इसका स्कोर है 0.436। विश्व के अन्य प्रमुख देशों में सिंगापुर छठे, जापान 33वें, इजराइल 23वें, यूके 24वें, अमेरिका 43वें, जर्मनी 48वें और रूस 48वें तथा फ्रांस 52वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 21 फरवरी 2023 को जारी किया गया। सूचकांक में शामिल कुल 55 देशों में शीर्ष स्थान अमेरिका और सबसे निम्नतम स्थान वेनेजुएला का है। यह सूचकांक 50 अद्वितीय संकेतकों में प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आईपी ढांचे का मूल्यांकन करता है। संकेतक समग्र आईपी पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थव्यवस्था का एक स्नैपशॉट बनाते हैं और सुरक्षा की 9 श्रेणियों पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन अधिकार, व्यापार भेद, आईपी संपत्ति का व्यवसायीकरण, प्रवर्तन, प्रणालीगत दक्षता, सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन आदि को कवर करते हैं। शीर्ष 5 देश हैं और यहाँ पे पहला है अमेरिका, आईपी स्कोर है 94.48% और दूसरा है यूके का रैंक और ये है स्कोर इसका 94.14%। तीसरा है फ्रांस 93.12%, चौथा है जर्मनी 92.46%, पांचवा है स्वीडन 92.14%। रैंक निम्नतम 5 देश और उनका आईपी स्कोर। 55वां है 55th है वेनेजुएला, स्कोर है 14.10। 45th रैंक पे है रूस और इसका स्कोर है 25.02। 53 रैंक पे है अल्जीरिया, सॉरी ये 45 नहीं होगा, 54 होगा यहाँ पे। 54 रैंक पे है रूस, इसका स्कोर है 25.02 और 53वीं रैंक पे है अल्जीरिया जिसका स्कोर है 26.36। 52वीं रैंक पे है पाकिस्तान जिसका स्कोर है 27.42। 51वीं रैंक पे है कुवैत जिसका स्कोर है 28.42। याद रखिएगा ये 54 नहीं 45 नहीं 54 है। आगे है भारत की स्थिति सूचकांक में शामिल 55 देशों में 38.64 स्कोर के साथ 42वीं है। वर्ष 2022 में भारत 43वां और 2021 में 40वां स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार भारत उन उभरते बाजारों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम है जो आईपी संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं। सूचकांक में भारत के अलावा ब्रिक्स देशों की स्थिति इस प्रकार है। चीन 24वें स्थान पर है 57.86% के साथ
और ब्राज़ील 36वें स्थान पर है 42.02%। दक्षिण अफ्रीका 45वां स्थान 37.28%। रूस का 54वां स्थान है। सूचकांक में विश्व के अन्य प्रमुख देशों की स्थिति इस प्रकार है। जापान छठे स्थान पर है 91.26%। स्पेन 9वें स्थान पर है 86.44%। सिंगापुर 11वें स्थान पर है 84.94% और स्विट्ज़रलैंड 10वें स्थान पर है 86.00%।